गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपन गाउस एप्लीकेशंस को पूरा कर चुके हैं। गाउस एप्लीकेशंस के जितने भी डेरिवेशन थे वो अपने कल पूरे हो चुके हैं। अब अपना जो नया डेरिवेशन है वो डेरिवेशन है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। फोर्स जो टॉपिक है उसका मैं नाम लिख रहा हूं आपके सामने, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ओके, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे? चालक सतह पर आवेशित चालक सतह पर बल। ओके, इस टॉपिक को हम आज करने वाले हैं। आवेशित चालक की सतह पर बल, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इस टॉपिक में जो टॉपिक का जो नाम है, इस टॉपिक में जो डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं, सबसे पहले उनका डिस्क्रिप्शन मैं आपके सामने देता हूं। सबसे पहले कंडक्टर में आपको बता चुका हूं क्या होता है। चालक होता है जिसके अंदर जो चार्ज होता है वो उसके बाहरी एक्सटर्नल सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और चार्ज का मतलब वो पहले से चार्ज है। इसका मतलब हमें एक कंडक्टर बनाना है। मान लिया कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज से पहले ही चार्ज है। ओके बच्चों, ये आपके पास अपने जो टॉपिक का जो मोटिव है उसका जो मेन डायग्राम है वो ये रहा। हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है प्लस क्यू चार्ज से आवेशित है और ये पूरा एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो, इसमें हम एक छोटी सी बात करते हैं। इसने क्या कहा है कि फोर्स ऑन द सरफेस, फोर्स बल आएगा कहां से? सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि बल कहां से आएगा। तो देखना बच्चों, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मान लिया कि ये कोई एक पार्ट है और ये कोई पूरा अलग जो पार्ट बचा हुआ है वो दूसरा पार्ट है। तो अब देखना कि इस पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है और इस पार्ट में भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये दोनों पार्ट जो है वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ओके, ये तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। इसका मतलब अगर मैं ये पार्ट यहां नहीं लेके यहां ले लूं तो अब ये दो बन गए, एक तो इधर वाला बन गया और एक इधर वाला बन गया। इसका मतलब ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंडक्टर है उसको आप जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करोगे वो सारे पार्ट एक ही प्रकार का चार्ज लेंगे और सेम चार्ज लेने के कारण वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। इसका मतलब ओवरऑल जो फोर्स होगा कहां पे? सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो ओवरऑल फोर्स होगा वो जो इनफिनिटेसिमल जो एरियाज हम लेते जाते हैं बारी बारी, जो अल्पांश क्षेत्रफल बारी बारी लेते जाते हैं, उन सभी के कारण जो रिपल्सिव फोर्सेज होंगे उनका सम होगा। ओके, उनका वेक्टर सम होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बल एक सदिश राशि होती है। अतः इसके ऊपर, चालक के ऊपर जो ओवरऑल, चालक की सतह के ऊपर जो ओवरऑल फोर्स लगेगा वो इन सभी जो अल्पांश होते हैं, इन सभी जो इनफिनिटेसिमल एरियाज जो होते हैं, वो एरियाज के कारण जो लगने वाला टोटल बल होता है उसका वेक्टर सम होता है, फोर्स का वेक्टर सम होता है। ओके, अब बात ये आती है कि हम इसको कैसे, फोर्स का जो फॉर्मूला जो होगा, कितना होगा, किस प्रकार का फोर्स होगा, वो किस प्रकार से डिराइव करेंगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें इसको दो एरियाज में डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसको दो एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। मान लिया कि ये एक एरिया जो है वो तो हमने मान लिया ए बी और ये जो बचने वाला एरिया है वो हमने मान लिया सी। अब हम दो पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट हो गया P1 और ये पॉइंट हो गया अपने पास, ये इसका सेंटर और ये पॉइंट हो गया P2। अब देखना बच्चों, हमारे पास दो सरफेस है। एक तो है सरफेस AB, एक तो कौन सा सरफेस है बच्चों? एक तो सरफेस है AB। एक और कौन सा सरफेस है? एक सरफेस है ACB। दो सरफेस है, ध्यान देना। ये दोनों सरफेस कहां है? एक तो सरफेस है AB, एक सरफेस है ACB। दो सरफेस है ना, और दोनों सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अलग अलग, दोनों के ऊपर डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। और कितना रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे वो हम यहाँ पे याद करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल ओवरऑल फोर्स होगा वो चालक की सतह क्या करेगी? बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर को एक्सपीरियंस करेगी, दाब का अनुभव करेगी। अब वो दाब कितना होगा, वो बल कितना होगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि चालक के ऊपर आवेश है, चालक के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और ये जो चालक है उसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें तो ये पार्ट्स एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। इसका मतलब ओवरऑल
सतह के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, जो प्रेशर की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, जो कि बाहर की तरफ होगी। ओके, आई बात यहां तक समझ में। अब हमारे पास दो सरफेस बन गए बच्चों, एक तो सरफेस हो गया है AB और एक सरफेस हो गया है ACB। अब देखना हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो है P1 पॉइंट। P1 पॉइंट क्या कहां है बच्चों, आउटसाइड द कंडक्टर। P1 पॉइंट कहां है, आउटसाइड द कंडक्टर, चालक के बाहर। अब देखना हमने कल या परसों वाले वीडियो में हमने चालक के द्वारा बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टर ऑन द आउटसाइडर पॉइंट, ये हमने कल कैलकुलेट किया था। जो हमारे जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी बच्चों, वो आई थी E बराबर कितनी आई थी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। कितनी आई थी, E बराबर आई थी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये चालक के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द आउटसाइडर पॉइंट ऑफ ए या फ्रॉम ए स्फेरिकल कंडक्टर या एनीवन, कोई भी जो कंडक्टर होता है, कोई जरूरी नहीं कि वो स्फेरिकल भी हो। ओके, इसका मतलब P1 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं P1 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एट P1 पॉइंट E P1 बराबर कितना होगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखना P2 पॉइंट कहां है बच्चों, P2 पॉइंट है इनसाइड द कंडक्टर। ओके, ये चालक के अंदर की तरफ है, ये चालक के कहां है, अंदर है, इनसाइड द कंडक्टर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है P2 पॉइंट कहां है, चालक के अंदर की तरफ। ओके, अब जब P2 पॉइंट चालक के अंदर की तरफ है तो P2 पॉइंट चालक के अंदर है, अंदर पर चालक के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और हम पुराने वीडियो में कर चुके हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, शून्य होता है। इसका मतलब E P2 का मान कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज P2 इज इन इनसाइड ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो देन E P2 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। ध्यान देना, दो बार मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले हम एक स्फेरिकल हमने कंडक्टर लिया है जो कि प्लस चार्ज से चार्ज है, प्लस Q चार्ज से चार्ज है, जिसमें दो पॉइंट हमने लिए हैं, एक तो P1 पॉइंट लिया है, एक P2 पॉइंट लिया है। P1 पॉइंट जो है वो चालक के बाहर की तरफ है और P2 पॉइंट चालक के अंदर की तरफ है। ओके, यहाँ पे हमने चालक की जो सरफेस है, जो कंडक्टर की जो सरफेस है, चालक की जो सतह है, उसको दो भागों में बांट लिया, एक तो हो गया AB और एक हो गया ACB। ओके, ये दो पार्ट्स में हमने बांट लिया। अब P1 पॉइंट जो है वो चालक के बाहर है, और चालक के बाहर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, अब ये जो P2 पॉइंट है, P2 पॉइंट कहां है बच्चों, P2 पॉइंट है चालक के अंदर, और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। ये हम हमारे पुरानी वीडियो में याद कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास दो मान आ गए, एक तो आ गया E P1 और एक आ गया E P2। अब मैं इन दोनों को एक जगह लिखता हूं और इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं। अब हमारे पास दो मान आ गए, एक तो आ गया E P1 बच्चों, E P1 जिसका मान कितना है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। एक आ गया हमारे पास E P2 जिसका मान है 0। ओके, अब देखना दो पार्ट अलग अलग हैं, पूरी सरफेस के दो अलग अलग पार्ट हैं, जिनमें से एक का मान है AB और दूसरे का मान कितना है, ACB है। ओके, एक का मान है AB और दूसरे का मान कितना है, ACB है। अब ध्यान देना, AB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या मान लेते हैं, E1 को क्या मान लेते हैं, E1 बराबर क्या मान लेते हैं, E1 बराबर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AB सरफेस। ध्यान से देखना इस चीज को, मैं जो चीज लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना। सपोज हम यहाँ पे E1 और E2 काम लेंगे, दो टर्म्स को काम में लेंगे, तो माना कि E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AB सरफेस, और E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ACB सरफेस। एक तो AB सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ACB सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके बच्चों, अब देखना, वापस एक बात आपको बता देता हूं कि एक तो क्या है AB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक क्या है ACB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्या होगा कि ACB के
कारण एसीबी ये है, एसीबी पूरा पार्ट ये है, इसके ऊपर P1 P2 पॉइंट ये है, तो P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ, P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ हो गई। अब ये क्या कहता है AB के कारण, AB के कारण P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर की तरफ, E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन एट पॉइंट P1। देखना E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन एट पॉइंट P1, ओके। बट ये AB के कारण P2 पॉइंट पर इधर की तरफ होगी बच्चों, तो ये E1 हो गया और ये हो गया E2। इसका मतलब एट पॉइंट P, E1 एंड E2 एट पॉइंट P2, E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दोबारा एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं तो जो दो टर्म काम आने वाली है वो है क्या। E1 क्या है, E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AB सरफेस, AB सतह पर पाया जाने वाला AB सतह के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ACB सरफेस, ACB सरफेस। अब एट पॉइंट P1, सबसे पहले P1 पॉइंट पर, P1 पॉइंट पर दोनों के कारण होगा, AB के कारण भी होगा, ACB के कारण भी होगा। अब देखना बच्चों ACB के कारण इधर की तरफ जो है जो E2, ACB के कारण AB के कारण इधर की तरफ E1। इसका मतलब P1 पॉइंट पर E1 और E2 दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों ही एक ही दिशा में होंगे। एट पॉइंट P1 E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, ओके। E1 और E2 बिंदु P1 पर समान दिशा में होंगे। अब बात करते हैं P2 पॉइंट पर। P2 पॉइंट पर ACB के कारण की जो डायरेक्शन जो होगी वो इधर की तरफ, ये रहा E2, जबकि AB के कारण की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इधर की तरफ E1। इसका मतलब P2 पॉइंट पर E1 और E2 दोनों विपरीत दिशा में होंगे। E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन एट पॉइंट P2। इन दोनों लाइनों को मैं आपको यहां लिख देता हूं कि एट पॉइंट P1 E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, ओके। जबकि एट पॉइंट P2 E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके बच्चों। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। एक बार दोबारा समझ रिवाइज कर लेना। P1 और P2 दो पॉइंट है, AB और ACB दो सरफेस है, चालक की जो सतह है उसको दो भागों में डिवाइड कर लिया है। AB के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने माना E1, ACB के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने माना E2, ओके। P1 बिंदु पर AB के कारण E1 की डायरेक्शन और ACB के कारण E2 की डायरेक्शन एक ही है, तो मैंने लाइन लिख दी एट पॉइंट P1 E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, बट एट पॉइंट P2 E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। एट पॉइंट P2 E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान से सुनना बच्चों, एट पॉइंट P1 बिंदु पर E1 और E2 क्या है, सेम डायरेक्शन में है, जबकि P2 पॉइंट पर दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और EP1 का मान हमारे पास है, EP2 का मान भी हमारे पास है, ओके। आगे बात यहां तक समझ में। अब क्या लिखते हैं हम, अब देखना मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं नीचे वाले को, डायग्राम को एक बार डायग्राम के ऊपर की तरफ कर देते हैं। देखना बच्चों EP1 टोटल किसके कारण है, EP1 E1 और E2 के कारण है, तो E1 प्लस E2 इक्वेशन नंबर 1, बट EP2 बराबर E1 माइनस E2 इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज एट पॉइंट P1 हमने यहां लिख दिया है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, और जब दो वेक्टर क्वांटिटियां सेम डायरेक्शन में हो जाती है तो दोनों का एड हो जाता है, और जब दो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, दोनों का घटाव हो जाता है, ओके। बट EP1 का मान तो कितना है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, तो इसके बराबर तो हम क्या लिख देंगे, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, बट इसके बराबर क्या लिख देंगे, 0। क्यों, क्योंकि EP2 का मान कितना है बच्चों, 0, बिकॉज P2 पॉइंट कहां है, चालक के अंदर है, चालक के कहां है, अंदर है। इसका मतलब अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती नहीं, तो अब यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, देखो यहां से आ जाएगा E1 माइनस E2 बराबर 0, तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। अब E1 बराबर E2 है, E1 बराबर E2 है, तो मतलब दोनों को क्या लिख सकते हैं, हम E लिख सकते हैं, दोनों को क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। इन दोनों का मान कहां रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, तो ये मिला के क्या आ जाता है, E बराबर, तो E1 बराबर E2 बराबर रख देते हैं E, तो E प्लस E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन
नोट। E प्लस E बराबर कितना हो गया बच्चों 2E, 2E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। तो E बराबर आ गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। ये आ गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ओके, अब ये तो अपनी आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, कहां किसके कारण, ये सतह के ऊपर आई। किसकी सतह के ऊपर, चालक की सतह के ऊपर। अभी तक केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आई है, बट वी वांट टू कैलकुलेट दैट द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर। ये अभी तक केवल वैल्यू आई है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ओके, अब माना कि हमने, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, यहां तक अपना आधा टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी तक अपना आधा टॉपिक कंप्लीट हुआ है बिकॉज़ हमने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब मैं ये मिटाता हूं क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं है। ओके, अब देखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो सरफेस के ऊपर है बच्चों। कहां के ऊपर है, सतह के ऊपर है। और किसके कारण है, सतह के अन्य भागों के कारण है। जो रेसेंट पार्ट्स होते हैं या जो रिमाइंडर पार्ट्स होते हैं उनके कारण है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आ गई हमारे पास, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। अब इफ द चार्ज ऑन द सरफेस इज dq, यदि सरफेस के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है, यदि माना कि सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है, dq है। ये ध्यान देना बच्चों, ये जो इंटेंसिटी है वो ACB के कारण है विभाग पर, ACB के कारण है विभाग पर। या हम मान सकते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कहें तो मैंने आपको पहले ये कह दिया था टॉपिक के शुरुआत के समय ही कि ये जो इंटेंसिटी होती है या ये जो फोर्स होता है वो सतह के ऊपर होता है, सतह के विभिन्न भागों के द्वारा। क्यों, क्योंकि सतह को जब हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट जो होता है वो रिपल्सन करता है एक दूसरे से। तो ओवरऑल एक फोर्स का मान आता है, एक प्रेशर का मान आता है जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। ओके बच्चों, अब ये बात आती है मान लिया dq, तो अब df का मान कितना होगा, फोर्स कितना होगा, E गुना dq। ये रहा E का मान, तो df बराबर आ गया, E का मान कितना आ गया, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट गुना dq। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखना, अब एक बात हमारे पास ये आती है कि dq का मान, क्यों, क्योंकि चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों, चार्ज है सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट। चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब हम कौन सी डेंसिटी लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। ओके, अब माना कि इफ सरफेस इज ds, इनफिनिटेसिमल सरफेस को क्या मान लिया, ds मान लिया, अल्पांश क्षेत्रफल को क्या मान लिया, ds, तो देन dq बराबर सिग्मा गुना ds। तो ये dq बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा गुना ds। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी df बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। सिग्मा का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर, और ये आ जाएगा ds। अब ध्यान से सुनना, अब मेरी एक बात ये आती है कि ये तो वैल्यू आई है फोर्स, वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन इनफिनिटेसिमल सरफेस, एक अल्पांश क्षेत्रफल पर बल का मान आया है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, पूरे सरफेस के ऊपर चाहिए। जब पूरे सरफेस के ऊपर चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, इसका समाकलन कर देंगे। अब ध्यान देना, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, प्रेशर की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एंड हियर एरिया इज ds। इसका मतलब मैं इस एरिया को अगर इधर ले जाऊं, फोर्स के नीचे ले जाऊं तो वैल्यू किसकी आ जाएगी बच्चों, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। दाब क्या होता है, दाब होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। इसका मतलब मैं अगर इस प्रकार से कर दूं कि df अपॉन ds, तो सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट, तो ये क्या बन जाता है बच्चों, प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रेशर बन जाता है। वो का वो जितना बल होता है उतना उतना प्रेशर। यहाँ पे df क्या है बच्चों, यहाँ पे df इनफिनिटेसिमल फोर्स है ऑन द इनफिनिटेसिमल सरफेस। अल्पांश बल है, छोटा बल है किसके ऊपर, अल्पांश क्षेत्रफल के ऊपर। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। df बटा ds बराबर क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट आ गया। ओके, अब ये सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट जब आ जाता है तो अब इसको, ये हमारे पास आ गया है p का मान। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं और ज्यादा थोड़ा सा परिमार्जित करते हैं इसको। ये आ गया सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट। अब देखना, आपने सबसे पहले क्या कहा था, E की वैल्यू कितनी होती
नोट। तो सिग्मा क्या हो गया यहां से E गुणा एप्सिलॉन नोट। तो अब इसको यहां रख देंगे हम, सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई E गुणा एप्सिलॉन नोट। इसको यहां रखेंगे तो क्या आएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट E का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले अपने पास आते हैं जिनको हमें रखना है। इस डेरिवेशन के जो दो मेन फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं प्रेशर P बराबर आता है, प्रेशर P बराबर आता है सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट एंड हाफ एप्सिलॉन नोट E का स्क्वायर। ओके बच्चों, ध्यान से एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। हमारे पास सबसे पहले एक कंडक्टर था, कंडक्टर की जो सरफेस थी वो चार्ज थी। जो चार्ज सरफेस होती है उसके जो डिफरेंट एरियाज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, रिपल्स करने के कारण एक फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के कारण प्रेशर होगा, प्रेशर की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, दाब बाहर की तरफ एक दाब का अनुभव करेगा, बल का अनुभव करेगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले दो P1 और P2 पॉइंट लिए, इस पूरी सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो AB बनाया, एक ACB बनाया। AB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मानी E1 और ACB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मानी E2। E1 की डायरेक्शन P1 पॉइंट पर दोनों की डायरेक्शन सेम थी और P2 पॉइंट पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। ओके, तो अब हमारे पास ये डेरिवेशन करके ये मान आया E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। फिर हमने ये कहा कि अगर हमारे पास ये है और मान लिया कि सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है dq है, तो df का मान हमारे पास इतना हो गया। अब मान लिया कि सरफेस की वैल्यू कितनी है, इनफिनिटेसिमल सरफेस कितना है ds है, तो सिग्मा बराबर हो गया dq बराबर हो गया सिग्मा गुना ds। तो ये dq का मान रखा, फिर हमारे पास मान इतना आया और अगर df बटा ds कर दें तो क्या आ जाता है P आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, दाब आ जाता है सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट। अब ये सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट आ गया प्रेशर और हमें पता है E बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। तो यहां से सिग्मा का मान निकाला, वो हो गया E गुना एप्सिलॉन नोट और इसको इधर रखा तो आ गया हाफ एप्सिलॉन नोट E का स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास आया है प्रेशर की वैल्यू। अब हमारे पास इसके छोटे-छोटे दो टॉपिक और है इस चैप्टर के, जो हम प्रयास करेंगे कि दोनों टॉपिक को अगले वीडियो में समाप्त करें। इनको वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखने का प्रयास करें और इन वीडियोस को देखने के बाद में अपनी रफ कॉपी में इनको करने का प्रयास करें, नोट्स लिखने का प्रयास करें। अगर आपके पास कुछ भी चीजें अवेलेबल नहीं हो तो आप मेरे को प्लीज इन्फॉर्म कीजिए हमें, ताकि हम आपको प्रोवाइड करा सके जैसे भी हो। ओके, थैंक यू।